फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेट मॉर्निंग। चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है ओवरहेड्स डिस्ट्रीब्यूशन। लाउडली बोल के बताओ क्या नाम है चैप्टर का? गुड। नाउ दो वर्ड हैं, पहले इन दो वर्ड को समझते हैं, लेकिन इन दो वर्ड को समझने से पहले कुछ बातें समझते हैं। सपोज करो, ध्यान से समझना, सपोज करो कि ये पेन बनाना है। इस पेन में कितनी रिफिल लगेगी मैं बता सकता हूं, यस और नो। अगर एक रिफिल 1 रुपए का है तो बताया जा सकता है 10 पेन बनाने में कितने रिफिल से लगेंगे, है कि नहीं? तो उसकी 10 पेन के हिसाब से कॉस्टिंग बता दो, 10 रुपए लगेगा, यस और नो। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसी तरीके से कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली एलोकेटेड होते हैं। जो डायरेक्टली एलोकेटेड का मतलब है डायरेक्टली उसी पे होते हैं और बताया जा सकता है, और बताया जा सकता है कि कितना एक्सपेंस क्रिएट होगा। जैसे कि मैंने अभी ये पेन का बताया एग्जांपल, ऐसी पेंसिल में कितना लेड यूज हो रहा है बताया जा सकता है बड़े आराम से। इसका खर्चा इस पे आएगा। मान लो अगर 1 किलो आलू से 10 समोसे बन जाते हैं तो ऑन एन एवरेज पता है यार कि 1 किलो आलू से 10 समोसे बनते हैं तो 2 किलो आलू से 20 बन जाएंगे। डायरेक्टली एलोकेटेड है, मतलब हम उस खर्चे को डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, उसी के ऊपर कि कितना एक्सपेंस किया गया है, बड़े आराम से, बहुत स्मूथली। लेकिन कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली एलोकेटेड नहीं होते। कहने का मतलब डायरेक्टली आप उस पर बता ही नहीं सकते कितना एक्सपेंस लगा है। जैसे कि आप यहां बैठे हैं तो इस हॉल में जितनी भी लाइटिंग्स यूज हो रही हैं, इस्तेमाल हो रहा है, जितने भी पावर कंजम्पशन का, नो डाउट कुछ तो प्रॉपर चलते रहते हैं, जैसे कि प्रोजेक्टर हो गया, यहाँ पे साउंड सिस्टम हो गया, इसके अलावा और भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं जो चलेंगे, प्रॉपर चलेंगे, ओके। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे ट्यूबलाइट्स, आपकी क्लास में 1 जलता है, वो दूसरी वाली क्लास में पूरे तीनों जलाने पड़ते हैं, वो डिपेंड करता है। दैट मीन्स ये जो इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस है आपकी क्लास पे उसका कितना बर्डन डाला जाए बताना पॉसिबल नहीं है। अच्छा, फिर किसी क्लास में कितने बच्चे होते हैं, किसी क्लास में दूसरे बच्चे कितने होते हैं, वो डिपेंड करता है। किसी क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अचानक ही बढ़ जाते हैं, किसी क्लास में अचानक ही कम रहते हैं थोड़े से, है ना। तो किस एक्सपेंस का कितना बर्डन उस पर पड़ेगा ये हम बता ही नहीं सकते डायरेक्टली। बेस्ट एग्जांपल बताता हूं। भाई विजय लाल, रामलाल और मुरारी लाल तीनों एक रेस्टोरेंट में गए खाना खाने, ऑर्डर किया। अब उन्होंने ऑर्डर भी भाई कितने गहरे यार, मतलब यार थे, लंगोटिया यार बताता हूँ। 3 थाली ऑर्डर नहीं की उन्होंने, एक ही थाली ऑर्डर की पूरी प्रॉपर, और एक ही में खाना है। अब ठीक है यार, वो तीनों में से हो सकता है रामलाल थोड़ा सा पेटू हो, ज्यादा खाता हो, विजयलाल थोड़ा सा कम खाता हो, थोड़ा सा ही खाता हो, पेट भर जाता हो। अब पता नहीं ना, अब उसका बर्डन रामलाल को बोले चल तू सारे पैसे तू ही दे, तू बहुत खाता है, पेटू है तू। तो हम बता ही नहीं सकते यार इसमें कि किसके ऊपर कितना बर्डन डाला जाए। इट कांट बी पॉसिबल। अच्छा, एक बेस्ट एग्जांपल बताता हूं। आप सूट सिलवाते होंगे, जो गर्ल्स के लेडी सूट्स होती हैं, आप बखूबी जानते हो डियर, उसमें जो धागा इस्तेमाल हो रहा है आप बता ही नहीं सकते किसके सूट में कितना ज्यादा धागा इस्तेमाल हुआ। भाई धागा जो होता है, हो सकता है कोई पतला कोई लंबा है, तो मतलब अगर लंबा सूट बनाना है तो उसके हिसाब से धागा इस्तेमाल होता है ना। वो डिपेंड करता है सिचुएशन के हिसाब से। हम बता नहीं सकते कि धागा कौन से सूट पे कितना लगा है, धागे की कॉस्ट, मतलब डायरेक्टली हम एलोकेट ही नहीं कर सकते। ये 2 वर्ड समझना इसलिए जरूरी है कि जब ये पता चल जाए कि हम डायरेक्टली एलोकेट कर सकते हैं तो हमारे लिए कोई ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन वो खर्चे जिसे हम डायरेक्टली एलोकेट नहीं कर सकते उसे कैसे बांटना है, यही सीखना है इस चैप्टर में। तो एक वर्ड है यहां पे एलोकेशन। एलोकेशन, एलोकेशन में बहुत प्यारी सी लाइन लिखी हुई है कि विच इज डायरेक्टली एस्टिमेटेड ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। डिफरेंट डिपार्टमेंट में डायरेक्टली एलोकेट किया जा सकता है, डायरेक्टली पता लगाया जा सकता है कि इसका खर्चा कितना है। दिस इज कॉल्ड एलोकेशन। अगला क्या है? अपॉर्शनमेंट, विच इज नॉट डायरेक्टली एस्टिमेटेड ऑफ डिफरेंट
डिपार्टमेंट्स, मतलब आप बता ही नहीं सकते, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया उसके हिसाब से। जरा पहला बताओ, पहला क्या है ये, क्या होता है ये, वेरी गुड। और ये क्या लिखा है यहाँ पे, क्या होता है ये, गुड। एस्टिमेट ही नहीं कर सकते, नोट करने के लिए टाइम बाद में दूंगा क्योंकि ये ऑलरेडी पहले से डाटा लिखा हुआ है। बेसिस ऑफ अपॉर्चनमेंट, अपॉर्चनमेंट को कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कैसे ब्रेक करते हैं। एक होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और एक होता है सर्विस डिपार्टमेंट। हमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अलग तरीके से खर्चों को बांटा जाता है, सर्विस डिपार्टमेंट जिसमें सिर्फ सर्विस दिया जाता है उसके खर्चे अलग तरीके से बढ़ते हैं, ये सीखना है। पहला क्या है यहाँ पे, यस, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के खर्चे को कैसे बांटना है, आइए जरा समझते हैं। ओवरहेड्स, ये ओवरहेड मतलब खर्चे हैं, कौन कौन से खर्चे। ओवरहेड्स का मतलब याद रखना, हमेशा खर्चों को बोलते हैं, एक्सपेंसेस को ओवरहेड्स बोलते हैं, पहली क्लास में आपको बता दिया गया था ये। और बेस क्या लेना है, जैसे कि रेंट है, अब जानते हो डियर कि रेंट ना दो चीजों से डिसाइड होता है, छोटी दुकान, छोटी जगह तो कम किराया, बड़ी जगह किराया ज्यादा होता है ना नॉर्मली। भाई जितनी बड़ी जगह आप किराए पे लोगे, अभी मैं मतलब ये अपने इंस्टीट्यूट के लिए भी पीछे गया मैं, और एरिया पूछा मैंने कि भाई कितना है, तो उन्होंने बोला कि 300 गज एरिया है ये, और मैंने कहा पर मंथ रेंट कितना होगा, दे सेड मी 70,000 रुपीज पर मंथ, 70,000 रुपीज पर मंथ यू हैव टू पे। इतना भी रेंट होता है, ये तो बहुत कम बताया मैंने। आप मेन रोड पे चले जाओ, यहाँ पे जो इतना एरिया है इसके 2-3 लाख रुपए पर मंथ के रेंट हैं, और इतना लगता है रेंट। ओके, तो जितनी बड़ी जगह होगी उतना ज्यादा रेंट, जितनी छोटी जगह होगी उतना कम रेंट। अच्छा, ऐसा भी होता है कि कैपिटल वैल्यू क्या है, भाई मोहन गार्डन के इलाके में रहोगे तो किराया कम लगेगा, है ना, डिपेंड करता है। यही अगर उतनी ही जगह आप द्वारका के एरिया में ले लो, किराया ज्यादा होगा। जनकपुरी, विकासपुरी ज्यादा, और उससे भी ज्यादा किराया होगा चांदनी चौक में, कमर्शियल एरिया में, होगा नहीं होगा, दुकानें होंगी उससे भी ज्यादा महंगी, छोटी छोटी दुकानें, बहुत ज्यादा किराया होगा, कमर्शियल एरिया है ये। तो कैपिटल वैल्यू इसके हिसाब से भी बांटा जाता है। तो रेंट को दो तरीके से बांटा जा सकता है, डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है उसके हिसाब से। तो पहला क्या है यहाँ पे, दूसरा यस कैपिटल वैल्यू। आगे आइए, अगला है हमारे पास डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, डेप्रिसिएशन को बेसिकली कैपिटल वैल्यू पे। सोचो साइकिल पे कितना डेप्रिसिएशन लगता होगा, अच्छा मोबाइल फोन पे कितना लगता होगा, मोबाइल फोन भी तो होता है आपके पास। भाई किसने 5,000 वाला मोबाइल फोन खरीदा है, वैसे रूल के हिसाब से पहले साल में ही डायरेक्ट फ्लैट 60% का डेप्रिसिएशन लगता है, यस 60% फ्लैट। मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक के कंप्यूटर की तरह ये एक तरीके से आउटडेटेड बहुत जल्दी हो जाता है, ये बहुत जल्दी होता है, नहीं होता। एक बार पहले फोन तो बड़ी मुश्किल से दिलवाया था पापा से, और जब दूसरा फोन की बात, उसको उससे बहुत जल्दी दिल भर जाता है, उसके बाद तो फिर नहीं यार ये वाला फोन भी लेना है, ये वाला फोन भी लेना है, होता है ना। हाँ, तो बहुत जल्दी आउटडेटेड हो जाता है। एक बच्चे ने सवाल पूछा है कुछ, क्या कह रहे हैं, एक बच्चे ने कहा सिर्फ मोबाइल पे लगता है, मोबाइल कंप्यूटर्स इन पे 60% फ्लैट डेप्रिसिएशन लगता है। ओके, तो सिंपल सी बात है, उस पे कितना लगेगा यार, जो 10,000 वाला मोबाइल होगा, जो 50,000 रुपए का मोबाइल होगा, सोचो। अच्छा कार पे, भाई अगर कार मान लो 6 लाख की है और उस पर 10% डेप्रिसिएशन लगाते हो तो पहले साल में 60,000 पे तो टाटा बाय बाय हो गए, दूसरे साल में, तीसरे साल में, है ना। तो जितनी ज्यादा वैल्यू होगी उतना ज्यादा डेप्रिसिएशन, जितनी कम वैल्यू उतना कम डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन को किसके हिसाब से बांटते हैं, कैपिटल वैल्यू। अगला है इंश्योरेंस। भाई साइकिल का इंश्योरेंस कितने में होगा, कम में होगा ना, होगा नहीं होगा। मोबाइल का इंश्योरेंस, अच्छा कार का इंश्योरेंस सोचो, अच्छा एक एरोप्लेन का इंश्योरेंस कितने में होता होगा, सोचो, है कि नहीं। दैट मीन जितनी ज्यादा वैल्यू उतना ज्यादा इंश्योरेंस, जितनी कम वैल्यू उतना कम इंश्योरेंस। आ गया हीटिंग एंड लाइटिंग और इलेक्ट्रिक लाइट, ये सब एक ही। बेसिकली क्या है, हीटिंग, लाइटिंग और इलेक्ट्रिक लाइट्स। अच्छा हीटिंग का जो खर्चा है, लाइटिंग का खर्चा है, या फिर इलेक्ट्रिक
लाइट का खर्चा है, ये सब तीनों अलग अलग नहीं है, ये इकट्ठा, ये तीनों पॉइंट इकट्ठे हैं और ये तीनों इकट्ठे हैं। आपके घर में जो बिजली का बिल आता है, कभी देखना उसमें लिखा होता है किलोवाट पर आवर, लिखा होता है किलोवाट पर आवर, कितनी बिजली इस्तेमाल की गई। मैं अभी बात कर रहा था आपकी क्लास में जो इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल होती है वो कितनी होती है, तो इसके लिए एक मीटर लगवाया जा सकता है यहाँ पे अलग से, या देखा जाता है टोटल कितना इस्तेमाल हुआ, उसके हिसाब से पर यूनिट बांटा जा सकता है कि नहीं, किलोवाट पर आवर। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि कितनी लाइट्स लगे। रसोई में देखो, रसोई में छोटी लाइट लगी होती है, कम इस्तेमाल होता है। वॉशरूम में छोटी लाइट लगी होती है, कम। रूम में दो दो ट्यूब लाइट्स लगी होती है ना, ज्यादा इस्तेमाल होता है, दो लाइट्स पॉइंट होते हैं। इस हॉल में बैठो, इस हॉल में करीब करीब 12 छोटे बल्ब्स लगे हुए हैं, 3 बड़े वाले ट्यूबलाइट्स लगे हुए हैं डबल के 80-80 वोल्ट्स के, है ना, लाइटिंग के लिए। उसके अलावा भी 2 लाइट्स लगे हुए हैं पूरी प्रॉपर लाइटिंग रखने के लिए, है ना। तो लाइट पॉइंट कितने हैं उसके हिसाब से एक्सपेंस बताया जा सकता है। या रसोई में छोटे बल्ब का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि छोटी जगह होती है, रूम बड़ी जगह होती है, तो जितनी बड़ी जगह उतना ज्यादा लाइट का इस्तेमाल होता है, जितनी छोटी जगह उतना कम लाइट का इस्तेमाल होता है। तो बेसिकली हीटिंग, लाइटिंग एंड इलेक्ट्रिक लाइट। जब लवली बोल के बताओ पहला क्या है ये, अगला, और कैसे बांटते हैं, या फिर इसके हिसाब से बांट सकते हैं आप लोग। आगे स्टोर ओवरहेड। अभी अगर मटेरियल का चैप्टर कर लिया आपने तो आपको पता है स्टोर ओवरहेड क्या होता है, यस और नो। स्टोर के खर्चे नहीं है तो बता दूं मैं, स्टोर के जो खर्चे होते हैं इसको बोलते हैं स्टोर ओवरहेड। वैल्यू ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, जितना ज्यादा आप माल रखोगे उसके हिसाब से खर्चे लगेंगे, ठीक है। जितना कम माल उसके हिसाब से कम खर्चे। क्लियर है बात ये। आइए आगे चलते हैं। सुपरविजन का खर्चा। भाई अगर एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं, बहुत बड़ा एरिया है जहां पे बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं, तो एक सुपरवाइजर नहीं होता, डिपार्टमेंट बांट दिए जाते हैं और हर डिपार्टमेंट में एक सुपरवाइजर रखा जाता है। स्कूल में क्या होता है आप जानते हो, प्रिंसिपल होता है, इसके नीचे वाइस प्रिंसिपल होता है, फिर टीचर होते हैं ना। जितना बड़ा स्कूल उसके हिसाब से फिर सुपरविजन भी वैसे ही करना पड़ता है, जितना छोटा उसी के हिसाब से कम सुपरविजन करना पड़ता है। कम लोगों को देखने के लिए 1-2 बंदे ही काफी हैं, ज्यादा लोगों को देखना है तो फिर ग्रुप में बांटना पड़ता है। सुपरविजन मतलब नंबर ऑफ वर्कर्स, जितने ज्यादा वर्कर उतने ज्यादा सुपरविजन खर्चा, जितने कम वर्कर उतने कम। फ्लोर एरिया, सिंपल सी बात है, एक बंदा कहां तक देख लेगा, तो जितना बड़ा एरिया होगा उसके हिसाब से वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, तो फ्लोर एरिया के हिसाब से भी। या फिर वेजेस के हिसाब से भी सुपरविजन। भाई सिंपल सी बात है, 10 लोग काम करते तो उसी के हिसाब से वेजेस होगा, 50 लोग काम करते तो 50 लोगों का होगा, दैट मीन्स वेजेस। तो ये 3 ऑप्शन है, पहला क्या है, अगला, और अगला, गुड। इससे बात क्या लिखा है, मटीरियल हैंडलिंग चार्जेस। भाई एक बार की बात है, रामलाल और रामलाल की वाइफ, भाई रामलाल की वाइफ का वजन करीब करीब 110 किलो के आसपास। बेचारा रामलाल कहाँ 50 किलो का, 60 किलो का, और रामलाल की वाइफ 110 किलो की। भाई दोनों कहीं से आ रहे थे। अब वाइफ उसकी वो बाहर दूर ही खड़ी रही। अब रामलाल ने सोचा यार कि पैदल कहाँ जाना, रिक्शा ले लेते हैं। अब भाई रामलाल रिक्शे वाले के पास आया और वही पैदल से चलने वाला रिक्शा, सोच सकते हो। उससे पूछा, हाँ जी 2 जने हैं, बताओ यहां चलना है, कितने पैसे लोगे। उसने बोला जी ठीक है, यहां चलने हैं 30 रुपए लूंगा मैं। रामलाल कहता ठीक है। अब सोचो, जैसे उसने वाइफ का आवाज लगाया, आ जाओ जी आ जाओ, हो गया रिक्शा। थोड़ी देर तो वो जो रिक्शे वाला देखता रहा कि आ कौन रहा है, वो इतना भारी भरकम। और उसके बाद वो जो गायब हुआ ना बिना उनको बिठाए, वो फिर रुका नहीं, इतनी तेजी से भागा उसको देख के। सोचो, या रुका भी रहता तो पता कहता, वो साहब जी मैंने आपको देख के अंदाजा लगाया था, आपकी मैडम को देख के नहीं अंदाजा लगाया था, डबल पैसे लगेंगे बोलो चलना है तो, है ना। अच्छा कभी कभी ऐसा भी होता है, जब आप सामान लेके आते हो, मान लो ग्रोसरी का ही कभी मम्मी के साथ जाना, सामान लेने जाना, जब मान लो पूरे महीने का राशन एक साथ आया जाता है। अब रिक्शे वाले से पूछा जाता है, हाँ जी क्या क्या है, कितने जने जाने, अच्छा सामान भी है, इतने पैसे लगेंगे जी, इतने से कम नहीं लगेंगे, होता है ना। दैट मीन्स हैंडलिंग वेट ऑफ मटेरियल का जितना ज्यादा वेट होगा हैंडलिंग चार्जेस उसी के हिसाब से, जितना कम वेट हैंडलिंग चार्जेस उतना कम। क्लियर है बात ये। तो ये टोटल ये 7 ऑप्शंस थे।
कई बार बच्चे मुझसे एक सवाल करते हैं, कहते हैं सर एक बात बताओ, हमें कैसे पता चलेगा, यहां तो आपने 3 चीजें लिखवा दी। आ रहा था एक दो के मन में सवाल, ये हमें कैसे पता चलेगा कि इन तीनों में से क्या उठाना है। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन पूछा आपने। माय डियर, तीनों चीजें तो शायद नहीं दे रखी होगी, और जो भी दे रखी होगी उससे बेस्ट ऑप्शन चूज करना है कि कौन से बेस से इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब यार इतने डीपली अगर समझाया, एक तो तरीका था यूं ही लिखवा देता और बोलता कि देख लो जी ऐसे बांटते हैं, आपको ऐसे नहीं बताया गया, आपको बताया गया क्यों बांटते हैं, इसके पीछे रीजन है। तो जब डीपली पता है तो फिर दिक्कत ही खत्म हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो था कौन से डिपार्टमेंट का, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अगला है सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा कैसे बांटना है। सर्विस डिपार्टमेंट जैसे कि मान लो एक डिपार्टमेंट में, मतलब एक फैक्ट्री में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी है, अब मान लो वहां पे कपड़ों के ऊपर बुनाइयां होती हैं। अब आपको बता दूं मैं, आजकल मशीनों से होती है, हाथ से बहुत कम होता है, कंप्यूटर में पूरा फीड होता है और वो कमांड देगा और उसी के हिसाब से मशीनें चलेंगी। जैसे प्रिंटर होता है ना, प्रिंटर में क्या होता है, प्रिंटर भी तो एक मशीन है, जैसे आपके कंप्यूटर में होगा वैसे ही वो छाप के निकाल देगा, ऐसे ही करेगा ना। ऐसे ही आजकल मशीनों में होता है, मान लो अब कंप्यूटर खराब हो जाए, मशीन खराब हो जाए, तो उसके लिए इंजीनियर आएगा ना, कंप्यूटर मैन आएगा उसको ठीक करने के लिए, वो सर्विस डिपार्टमेंट के पार्ट होते हैं। तो सर्विस डिपार्टमेंट बेसिकली क्या, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को अपनी सर्विसेज देता है। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का खर्चा अगर, तो सिंपल सी बात है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट डायरेक्ट लेबर आर के हिसाब से बांटेगा। डायरेक्ट लेबर आर जितने घंटे काम करेगा उसके हिसाब से खर्चे बांटेगा, है कि नहीं। तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट किसके हिसाब से खर्चे बांटेगा। फिर पेरोल या टाइम डिपार्टमेंट, पेरोल या टाइम डिपार्टमेंट का मतलब है जो सैलरी तय करता है उसके हिसाब से, मतलब वो जो देखेगा वो टाइम, या फिर डायरेक्ट लेबर आर कितने घंटे उसने काम किया, वही डायरेक्ट लेबर आर ही होता है, कितने घंटे काम किए। ओके भाई, लेबर को वेजेस कितने हिसाब से कैसे मिलता है, तो जितने घंटे काम किए उसके हिसाब से डायरेक्ट लेबर आर बोलते हैं इसको। या फिर टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट, पेरोल या फिर टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट जो है डायरेक्ट लेबर के हिसाब से, या फिर मशीन आर के हिसाब से, मशीनों पे कितने घंटे काम, मशीन कितने घंटे चली है। या फिर एक होता है नंबर ऑफ एम्प्लॉय, जितने ज्यादा एम्प्लॉय उसके हिसाब से पेरोल उसी के हिसाब से। ओके, तो 3 ऑप्शन है, पहला क्या है, दूसरा क्या है, और तीसरा। उसके बाद है पर्सनल डिपार्टमेंट। भाई पर्सनल डिपार्टमेंट जो है ये छोटे छोटे काम के लिए सर्विस डिपार्टमेंट को अपनी सर्विसेज देता है। इसके लिए 2 ऑप्शन, पहला यस रेट ऑफ लेबर टर्नओवर सीखेंगे, और दूसरा है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। इसके बाद स्टोर कीपिंग डिपार्टमेंट, ये मटेरियल की कॉस्ट के हिसाब से या फिर नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर, जितने ज्यादा परचेज ऑर्डर होंगे उसके हिसाब से स्टोर कीपिंग डिपार्टमेंट का खर्चा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ऐसे ही एक वेलफेयर डिपार्टमेंट है, ये बेसिकली नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और ट्रांसपोर्ट और सर्विस डिपार्टमेंट या क्रेन डिपार्टमेंट वेट या वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट या फिर डिस्टेंस कवर्ड, इनके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन है ओवरहेड का कि कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इलस्ट्रेशन 5.1 ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर नंबर 5, और एक इलस्ट्रेशन है 5.1 मिला। एक बच्चे ने कहा पेज नंबर है 207 नई बुक के हिसाब से, ठीक है जी, निकालिए जरा। हो गया जी, ठीक है। आपको मैं बताऊं तो ये बिल्कुल सेम फॉर्मेट आपकी बुक का ही है, बिल्कुल सेम एज इट इज। सामने देखो जरा, हेडिंग लिखते हैं ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन समरी, यहां पे लिखेंगे आइटम क्या है, यहां पे लिखेंगे बेस क्या है, बेस में एलोकेशन डाला है आपने या फिर कोई, मतलब किस बेसिस पे बांटा है आपने, किलोवाट आर या एरिया। देखो जो डायरेक्टली है उसका तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसको बोलते हैं एलोकेशन। टोटल खर्चा कितना है, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्या है, और सर्विस डिपार्टमेंट में कितना है। ओके, इस तरीके से बांटा गया है। चलो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, कहता है फॉलोइंग फिगर हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अकाउंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। अंडरलाइन करना, फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। देखो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट का इनडायरेक्ट मटेरियल अलग अलग दे रखा है, मिला, यस और नो। देखो ना इनडायरेक्ट मटेरियल सबका अलग अलग है। सामने देखो इधर, यहां पे मैंने लिखा इनडायरेक्ट मटेरियल, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक्स वाई जेड का अलग से दे रखा है, पी क्यू का अलग से दे रखा है, सबका टोटल किया, यहां पे लिखा 4250।
और ये क्या है, एलोकेटेड है। क्या है ये, एलोकेटेड है, क्योंकि ऑलरेडी पता है आपको। ठीक है जी, आगे देखिए। आगे इनडायरेक्ट वेजेस भी पांचों डिपार्टमेंट का दे रखा है, मिला। तो इनडायरेक्ट वेजेस ये भी एलोकेशन बेस पे होगा और सबकी फिगर अपने आप लिख देंगे। लिख दीजिए, आगे चलो। आगे दे रखा है पावर एंड लाइट टोटल 6000 पे दे रखा है। सामने देखो, पावर एंड लाइट टोटल 6000 पे दे रखा है। अब इसे कैसे बांटोगे, अब इसे आप कैसे बांटोगे पावर एंड लाइट को? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ? तो देखो पावर एंड लाइट, नीचे देखो जो ए वो दे रखा है आपको, एक टेबल बना के दे रखी है, मिला। इसमें लिखा हुआ है आइटम, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट, एरिया, कैपिटल वैल्यू, किलोवाट आवर्स, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, डायरेक्ट लेबर आर और नंबर ऑफ मटेरियल रिक्विजिशन। अच्छा, पावर एंड लाइट में इनमें सबसे अच्छी मतलब जो अच्छा बेस माना जाएगा वो क्या माना जाएगा? पावर एंड लाइट में नीचे जो टेबल दे रखी है उसमें से क्या बेस उठाना चाहिए हमें? सिंपल सी बात है, किलोवाट आवर, है ना। तो आपको एक शॉर्टकट कैलकुलेशन सिखाऊंगा मैं। कैलकुलेटर लाए हो तो फायदे में होंगे, और जो नहीं लाए ना वो लॉस में होंगे, क्योंकि वो प्रैक्टिकल करने से बच जाएंगे, नहीं कर पाएंगे प्रैक्टिकल। चलिए जरा किलोवाट आवर्स जितने हैं टोटल करने, जरा सबका कितना आ रहा है? 4000, 4400, 1600, 1500 और 500। कितना आ रहा है? हाँ जी, 12000 आ रहा है, पक्का, श्योर? अच्छा जी, मैं जैसे कहूंगा वैसे ही करना है आपने, ठीक है। ये किलोवाट आवर का जो टोटल है वो 12000 है। मतलब यूं सिंपल सी बात समझो, मुझे ये जो टोटल, ये पावर एंड लाइट का जो टोटल खर्चा है 6000, इसे मुझे इस किलोवाट आवर्स में बांटना है। तो आप क्या करेंगे, 6000 को बांटना है। किसको बांटना है? 6000 को। 12000 टोटल पता चल गया ना, किलोवाट आवर का टोटल 12000 है। अगर आपकी बुक में राइट हैंड में छोटा सा भी स्पेस खाली है तो किलोवाट आवर का टोटल सामने लिख दो, 12000। लिख दिया? जल्दी लिखो। अरे कोने में लिख दो बेटा, राइट हैंड साइड में जगह खाली है तो सीधा किलोवाट आवर के बिल्कुल सामने लिख दो 12000, या कहीं भी जगह खाली है लिख दो 12000। लिख दिया? अच्छा, मुझे कितने अमाउंट को बांटना है? तो अपने कैलकुलेटर पे 6000 लिखो। जितने बटन बोलूंगा उतने बटन प्रेस करने, फालतू एक बटन प्रेस नहीं करना। 6000 लिख दिया? अच्छा, किलोवाट आवर का टोटल कितना है? तो डिवाइड 12000 लिखा, और कुछ मत करना, ठीक है। मतलब मैंने सिर्फ लिखा 6000, फिर डिवाइड का बटन दबाया और फिर लिखा 12000, ओके। अच्छा, किलोवाट आवर में एक्स का कितना है? किलोवाट, एक्स डिपार्टमेंट का किलोवाट आवर कितना है? तो इंटू 4000 और इक्वल टू कितना आया? 2000। अब कोई बटन छेड़ना नहीं है, जितना बोलूंगा उतना ही प्रेस करना है। अगली फिगर कितनी है किलोवाट आवर में? वाई डिपार्टमेंट में 4400। तो कैलकुलेटर पे सिर्फ 4400 प्रेस करके इक्वल टू दबा दो, मतलब 4400 लिखो कैलकुलेटर पे और इक्वल टू दबा दो बिना कोई बटन और दबाए। 2200 आ गया। ये कैलकुलेटर में ऑटोमेटिकली रेशियो क्रिएट हो गई और ये अपनी कैलकुलेशन अब अपने आप बताएगा। अगली फिगर कितनी है? 1600। तो लिखो 1600 और इक्वल टू करो, तो अगली फिगर आ गई 800 आ गई। उसके बाद 1500 प्रेस करके इक्वल टू करो, 750 आ गया। और उसके बाद 500 प्रेस करके इक्वल टू करो, 250। सामने देखो कितना आसान हो गया। बार बार डिवाइड करता मैं, कैलकुलेशन लगाता, कितना दिमाग कौन खराब करे, ठीक है। तभी मैं कहता हूं बेटा कैलकुलेटर लाया करो, बड़ा मजा आएगा आपको। कब कौन सी कैलकुलेशन बता दूं आपको नहीं पता, समझे? दोबारा नहीं बताऊंगा। ओके, क्लियर है जी? बस बात खत्म हो गई, जितना बताना था बता दिया। ऐसे ही पावर के बाद रेंट एंड रेट, सिंपल सी बात है, रेंट एंड रेट जो है जहां तक मैं देख पा रहा हूं डियर, फ्लोर एरिया के हिसाब से बांटना चाहिए मुझे। यस और नो? एरिया में भी एरिया का टोटल देखना जरा, 4 4 8 3 11 और 3 14000 टोटल, ठीक है। चलो कोई नहीं, इसको भी जरा बांट के दिखाता हूं। मना तो कर रहा था नहीं बांटूंगा, लेकिन कोई नहीं। रेंट रेट्स कितना? 2800। यस और नो टोटल? तो लिखो 2800 डिवाइड 14000, बस और कुछ प्रेस नहीं करना, ठीक है। और पहला एरिया कितना है? तो इंटू 4000 कितना आ गया? 800 आ गया। देखो इधर सामने
ये 800 लिखा है, लिखा है। अब कोई बटन बिना फालतू का प्रेस करे, सिर्फ अगली फिगर वाई डिपार्टमेंट की कितनी है, तो 4000 लिख के इक्वल टू करो, 800 आ गया। फिर 300 प्रेस करके इक्वल टू करो, 3000 सॉरी, 3000 प्रेस करके इक्वल टू करो, आ गया 600। फिर 2000 प्रेस करके इक्वल टू करो, 400 आ रहा है। फिर 1000 प्रेस करके इक्वल टू करो, कितना आ गया, 200 आ गया। सारे खर्चे ऐसे ही बांटने हैं, बिल्कुल बुक का ही फॉर्मेट फॉलो हो रहा है। समझ में आया, यस और नो? आपने क्या करना है, ऐसे ही सभी डिपार्टमेंट का खर्चा बांटना है। क्लियर है जी? अच्छा, जब सबका बांट लो, इधर देखो सामने, तो टोटल लिख देना, ये सबका टोटल कर देंगे। अच्छा, एक बात और, ये सर्विस डिपार्टमेंट जो है, ये वाला कौन है यहाँ पे, पी। पी का खर्चा जो है वो एक्स वाई और जेड में बढ़ जाएगा। पी का खर्चा एक्स वाई और जेड में बढ़ जाएगा। नीचे देखो ऐसे कौन से बेसिस हैं जिसमें पी और क्यू में आगे कुछ लिखा ही नहीं है, देखना जरा। डायरेक्ट लेबर और मटेरियल रिक्विजिशन मिला, तो इन्हीं दोनों में बटेगा ये। तो कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट जो है डायरेक्ट लेबर आर में बटना चाहिए, और कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट क्यू। क्यू डिपार्टमेंट पता है कौन सा डिपार्टमेंट है? देखो, जो पी डिपार्टमेंट है वो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, और क्यू डिपार्टमेंट स्टोर डिपार्टमेंट है, जहां पे एक्स वाई जेड पी क्यू लिखा हुआ है, उसी से पता चल रहा है कि नहीं? तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का जो खर्चा है वो नंबर ऑफ डायरेक्ट लेबर आर के हिसाब से बांटा है, और स्टोर डिपार्टमेंट का खर्चा नंबर ऑफ रिक्विजिशन, कितनी बार माल आया। अब जरा ध्यान से सुनो, क्या करूंगा मैं, इस 4500 को पी डिपार्टमेंट से बिल्कुल हटाना है, तो इसलिए मैंने 4500 यहां पे माइनस का साइन लगा दिया। और इस 4500 को अब मुझे बांटना है डायरेक्ट लेबर आर में। नीचे देखना, डायरेक्ट लेबर आर का टोटल कितना है, शायद 9000 आ रहा है। तो बताए क्या करूंगा, 45,000 को डिवाइड करूंगा 9000 से और मल्टीप्लाई करूंगा 3600 और इक्वल टू। समझ में आया? करके देखना जरा। 4500 डिवाइड 9000, ये 9000 कहां से है पता चला? डायरेक्ट लेबर आर का टोटल है ये, और इनटू 3600 कितना आ गया जी, 1800। आ रहा है नहीं आ रहा? अगला 3200 प्रेस करके इक्वल टू करो, कितना आ रहा है, 1600 आ रहा है। और फिर 2200 प्रेस करके इक्वल टू करो, आ रहा है 1100। यस और नो? तो इस 4500 को ये पी क्यू और आर में बांट देंगे। अच्छा, इस 4500 को कभी इसमें मत लिखना, टोटल में नहीं लिखते हैं। कभी ये गलती करने लग जाओ कि टोटल में लिख दो, ये पहले ही शामिल हो चुका है। इस 4500 को यहां से माइनस करना है और इस तीनों में बांटना है, इस टोटल में नहीं लिखना। ऐसे ही 2200 को करना है और टोटल कर देना है, जो आएगा वो आंसर। समझ में आया? फिर भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। नोट करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बुक का फॉर्मेट फॉलो किया गया है। एक क्वेरी आ गई बच्चे से, हाँ जी। एक बच्चे ने कहा सर कि इसको ये जो यहाँ पे सीरीज लिखी है, ये सीक्वेंस फॉलो करना है कोई पर्टिकुलर। हेलो बेटा, बात नहीं, कोई सीक्वेंस फॉलो करना है या नहीं, जैसे दे रखा है वैसे आप वैल्यूज पुट करनी शुरू करो। जैसे पावर के बाद रेंट दे रखा है, रेंट के बाद मील दे रखा है, फिर डेप्रिसिएशन है, ऐसे ही। अच्छा, डेप्रिसिएशन बता दूं मैं आपको, डेप्रिसिएशन बता दूं मैं आपको कि डेप्रिसिएशन, हेलो हेलो, चलिए एक बार देखते हैं जरा। मैं ये बात कर रहा था आपसे कि डेप्रिसिएशन कितना निकलेगा, तो सबसे पहले बता दूं मैं, नीचे एसेट का टोटल कितना है, कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट आप निकाल लेना डियर। 1 लाख, 1,20,000, 80,000, ऐसे देख के पता चला 4 लाख की एसेट है। कितने की एसेट है? 4 लाख की। तो ऊपर दे रखा है ना 6% डेप्रिसिएशन लगाना है। कितना परसेंट डेप्रिसिएशन लगाना है? 6%। इधर देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट, तो एसेट कितने का है? 4 लाख का। 4 लाख का कितना परसेंट? 6%। और बता रखा है 1 महीने के लिए है। पता है कैसे पता चला? जब पहले क्वेश्चन लिखा तो वहीं पे लिखा हुआ मंथ ऑफ दिसंबर, इसी से पता चला कि सिर्फ 1 महीने का है। आप लिख लो यहां पे 2000, ठीक है। तो हमें इस 2000 को ही बांटना है, जहां पे लिखा है ना ये डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 6% ऑन कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट, यहीं पे कैलकुलेशन लिख लो जल्दी से, फास्ट पड़ेगा। होम फन में एक इलिस्ट्रेशन 5.1 और 5.2, ये 2 इलिस्ट्रेशन आपको घर से करना है। मजा आ गया? और कैसा लगा जी? चलिए फिर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।